हेलो फ्रेंड्स आज ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 है और इस वीडियो की मदद से हम ये देखेंगे कैसे कुछ सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना होता है। जैसा कि हम पहले सेंटेंस में देख सकते हैं, मोहन एंड हिज ब्रदर आर प्रेजेंट। दोस्तों अब हम एक तरह से ये इन सभी सेंटेंसेस का रिवीजन कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि कैसे दो सब्जेक्ट होने के बाद जो हमें वर्ब लगाना होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही प्लेस करना होता है। तो आपने यहाँ इस सेंटेंस में देखा कैसे मोहन और उसका भाई दो जने हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आर लगा दिया। जबकि दूसरे सेंटेंस में आप देखिएगा, यहाँ पर दिखने में हमारे पास सब्जेक्ट दो लग रहे हैं, पहला स्लो और दूसरा स्टडी। जबकि हमें ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि स्लो एंड स्टडी यानी कि धीरा और सतत चलने वाला, यानी कि एक टॉर्टोइज, उसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब ना दे करके सिंगुलर वर्ब लगाया, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जब कभी भी दो चीजें मिलकर के एक यूनिट बनाती हैं, जैसे टॉम एंड जेरी हमने पढ़ा था फेवरेट टीवी शो, जैसे हमने पढ़ा था ब्रेड एंड बटर फेवरेट ब्रेकफास्ट, उसी तरह से स्लो एंड स्टडी यहाँ पर दो क्वालिटी है किसी एक इंसान की। इसका मतलब ये कहा गया है कि जो स्लो होता है, जो स्टडी होता है, वो जीतता है, इसीलिए हमने यहाँ पर विंस लगाया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे अगर हम किन्हीं दो चीजों के बारे में बात करते हैं जो एंड से रिलेटेड होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द ग्रेट पैट्रियट एंड सोल्जर इज डेड। हमने पहले भी बात करी थी कि अगर दो शब्दों को एंड की मदद से जोड़ा गया है जिनमें आर्टिकल या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, वहां पर हमें यह देखना है कि अगर एंड के आगे और पीछे दो आर्टिकल हैं तो प्लूरल, अगर एंड के आगे या पीछे एक ही आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर। जैसे यहाँ पे ग्रेट पैट्रियट यानी कि महान देशभक्त, और सोल्जर वो अब जीवित नहीं है, यानी कि जो सोल्जर था वही महान देशभक्त भी था, इसीलिए यहाँ पर हमने इज लगाया, क्योंकि ये जो ग्रेट पैट्रियट और ये जो सोल्जर है वो एक ही इंसान के लिए कहा गया है। अगर हम यहाँ कर देते द ग्रेट पैट्रियट एंड द सोल्जर, इसका मतलब ये दो लोग हो जाते, एक पैट्रियट हो जाता और दूसरा सोल्जर हो जाता, तब हम यहाँ पर आर लगाते। उसके बाद फोर्थ वाले सेंटेंस में हम इसी चीज को कंटिन्यू करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर आर बोरिंग, यहाँ पर आर लगा हुआ है दोस्तों। वो क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक द एंड से पहले है, एक द एंड के बाद है। इसका मतलब यहाँ पर एंड के आगे और पीछे दो आर्टिकल लगाए गए हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर इज बोरिंग, इसका मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है वही लास्ट चैप्टर भी है। पर जब हमें यहाँ पर पता चला कि दो आर्टिकल लगाए गए हैं, इसका मतलब एक फर्स्ट चैप्टर अलग है और लास्ट चैप्टर अलग है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर लिखा। उसके बाद हमने पहले भी अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था, जिस सेंटेंस में हमारे पास ईच या एवरी लिखा हुआ हमें मिल जाए सेंटेंस की शुरुआत में, वहां आप बिना सोचे समझे सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, क्योंकि ईच एवरी ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के चलते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एज वेल एज पर। दोस्तों हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे यहां पर एज वेल एज, यहां पर नॉट ओनली या बट ऑल्सो, इसी तरह ईदर और नीदर नॉर, ये कुछ ऐसे वर्ड कॉम्बिनेशंस हैं जो हमेशा साथ में ही चलने हैं। तो आपको इनके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। जहां कहीं पर भी एज वेल एज लगा हुआ है, वहां पर आपको एक यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, एक नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ एज वेल एज वाले सेंटेंसेस में हमें इतना ध्यान रखना है कि जहां पर भी एज वेल एज आया हुआ है वहां पर सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ होता है। तो टीचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज लगा देंगे, ना कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर। आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज ईदर और नीदर नॉर टुगेदर विद अलोंग विद, ये सब कुछ इस तरह से ही याद रखना है कि किसके साथ पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगा वर्ब और किसके साथ बाद वाले के अकॉर्डिंग। जैसे एज वेल एज में पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि यहाँ टीचर सिंगुलर है और स्टूडेंट प्लूरल है, इसका मतलब टीचर जो सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग या इज लगा दिया, द स्टूडेंट से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। उसी तरह जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाले में बाद वाले के अकॉर्डिंग, यहां पर आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ पर द स्टूडेंट्स प्लूरल लिखा है, यहाँ पर प्रिंसिपल सिंगुलर लिखा है, तो हमने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वॉज लगा दिया, ना कि द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल। इसका मतलब हमें यह भी पता चला कि कैसे एज वेल एज वाले में पहले वाले के अकॉर्डिंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो दो सब्जेक्ट वहां पे हमें लिखे दिखे महसूस हो रहे हैं, उनमें बाद वाले के अकॉर्डिंग आपको वर्ब सप्लाई करना है। उसके बाद ये एक टिपिकल सेंटेंस जो अक्सर आता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दोस्तों कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में अगर मैनी लगा है तो वहां तो वर्ब प्लूरल ही होना है, बट अगर मैनी आ लग गया इसका मतलब वहां पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, वहां पर वर्ब प्लूरल रहने वाला नहीं है। तो यहां पर जहां कहीं भी आपको मैनी ए दिखाई दे जाए वहां पर आप बिना सोचे समझे जो वर्ब है उसको सिंगुलर लगा दीजिएगा, वहां प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। उसके बाद हमने देखा ईदर और या नीदर नॉर। ईदर और नीदर नॉर वालों में हमें पहले वाले ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है, हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होता है। आपने देखा यहाँ पर दे और शी में कंफ्यूजन है, आप बिना देखे शी के अकॉर्डिंग हैज लगा दीजिए, क्योंकि शी बाद में लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब के पास लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर दे लिखा होता, शी इधर होता, दे इधर होता, तो यहाँ पर हैव आ जाता। तो आपको इसी तरह याद रखना है कि ईदर और नीदर नॉर में जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है हमें उसके अकॉर्डिंग वर्ब सप्लाई करना है। दोस्तों उसके बाद 10th और 11th सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से क्राउड हो गया, कमेटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ज्यूरी हो गया, टीम हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी सिंगुलर होते हैं और कभी प्लूरल होते हैं। ये सिंगुलर तब होते हैं जब ये किसी यूनिट की तरह काम करते हैं, कहीं पर इनके काम में एक रूपता यूनिटी दिखाई देती है। बट जहां कहीं पर भी ये आपको बायस दिखाई देंगे अपने डिसीजन में, आपको महसूस होगा कि ये यूनिट नहीं है, अलग अलग हैं, कोई पक्ष किसी के पक्ष में है, कोई पक्ष किसी दूसरे पक्ष में है, तो वहां पर ये प्लूरल हो जाएंगे। कैसे आप देखिएगा, जैसे क्राउड है, क्राउड असेंबल हुआ मतलब इकट्ठा हुआ तो हैज। जब क्राउड पर लाठीचार्ज किया गया होगा तो आपको पता है कि क्राउड इधर उधर भागा होगा, तो प्लूरल वर लगा दिया हमने। इसी तरह से जब कभी भी कोई डिसीजन कोई ज्यूरी यूनिट से लेगी, मेजॉरिटी से लेगी तो सिंगुलर, पर अगर ज्यूरी डिसीजन नहीं ले पाएगी तो प्लूरल। उसी तरह जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेगी तो सिंगुलर, पर अगर गवर्नमेंट में किसी चीज को लेकर के मतभेद होगा तो प्लूरल। उसी तरह टीम, उसी तरह कमेटी, ऐसे कुछ और शब्द भी हैं वो डेली यूसेज की इंग्लिश में आपके अक्सर आते और बोले जाते हैं। उसके बाद आया क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 12। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 10 years इज कॉल्ड ए डिकेड। इस तरह से हमें यह याद रखना है कि चाहे 10 रुपीज हो, चाहे 10 years हो, चाहे 100 रुपीज हो, चाहे 100 years हो, चाहे 10 किलोग्राम्स हो, चाहे 100 किलोग्राम्स हो, जो मेजरमेंट की यूनिट है वो हमेशा सिंगुलर रहनी है, चाहे वो लाखों करोड़ों में क्यों ना हो। कंपटीशन के लिए हमें इन सेंटेंसेस को इस तरह पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार दिखने में, सुनने में, समझने में ये हमें सिंगुलर या प्लूरल महसूस होते हैं, पर जब तक हमें इनके सही यूसेज का नहीं पता तब तक हम इनको किसी भी तरह से एग्जाम में सही नहीं कर पाएंगे। तो यहां से आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट की जितनी भी यूनिट होंगी वो सब की सब सिंगुलर होती हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे 2/3 ऑफ द एरिया, जैसे 2/3 ऑफ द पीपल, आपने अक्सर सुना होगा ना, 1/3 ऑफ दिस बिलोंग्स टू मी, 1/3 ऑफ दैट बिलोंग्स टू यू। परसेंटेज में जब कभी भी ये चीज लिखी होती है तो ये ध्यान रखिएगा, 2/3 के बाद अगर सिंगुलर लिखा है तो वर्ब सिंगुलर, 2/3 के बाद अगर वर्ब प्लूरल लिखा है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल वहां पर लगा होना चाहिए। जिस तरह से आपने नन में पढ़ा था, नन ऑफ द बिस्कुट्स प्लूरल, नन ऑफ द मनी सिंगुलर, उसी तरह से जो परसेंटेज शेयरिंग होती है 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, इस तरह के जो परसेंटेज के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, अगर इनके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल लगा हुआ होता है। उसके बाद किसी भी बुक का टाइटल, किसी भी कंट्री का नेम, वो हमेशा सिंगुलर ही रहना है, क्योंकि ये जो टाइटल्स होते हैं इनको चाहे प्लूरल फॉर्म क्यों ना दी गई हो, जैसे यहाँ पे अरेबियन नाइट्स, पर ये टाइटल किसका है, एक बुक का है, इसीलिए क्या रहने वाला है यहाँ पर, सिंगुलर। उसके बाद लास्ट में लिखा है टू स्कोर मेक 40। स्कोर का मतलब होता है 20, जिस तरह से डजन होता है 12, पेयर होता है 2, उसी तरह से स्कोर होता है 20। टू स्कोर मेक 40, इसका मतलब 2 स्कोर मिलके 40 बनाते हैं। अगर 1 डजन ऑफ एग्स लिखा होता तो 1 डजन के अकॉर्डिंग सिंगुलर लग जाता,
पर यहाँ पे टू स्कोर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये प्लूरल एंटिटी है। और जब कभी भी इस तरह की एंटिटी आएगी तो वहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल और जो वर्ब है वो भी प्लूरल होता है। तो दोस्तों वीडियो के इस पहले भाग में आपने देखा कैसे ये 14 सेंटेंसेस आपको बताते हैं कि कहाँ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट पहचान कर सिंगुलर वर्ब सप्लाई करना है और कहाँ प्लूरल वर्ब पहचान कर प्लूरल वर्ब सप्लाई करना है। वीडियो के दूसरे भाग में कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं और ये पता करते हैं कि उनमें सब्जेक्ट को हमें कैसे पहचानना होता है। तो फ्रेंड्स अपने इस वीडियो के दूसरे भाग में हम देखते हैं कैसे इन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट पहचान कर वर्ब को सप्लाई करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमसे कहता है मीजल्स इज ए डेडली डिजीज। आपसे हमारी कल भी बात हुई थी जब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करा था कि चाहे मीजल्स हो, चाहे मम्स हो, चाहे कॉलेरा हो या किसी और तरह की कोई बीमारी हो, चाहे उनमें प्लूरल फॉर्म महसूस क्यों ना हो रही हो, पर ये हमेशा सिंगुलर होती हैं और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ये लेती हैं। उसके बाद आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब कभी भी इस तरह से कुछ वाक्य लिखे होते हैं जिनमें कॉमास के बीच में आगे आए हुए प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया जाता है, वहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो ये होता है कॉमास से पहले और वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे शी कॉमा हु इज स्टैंडिंग देयर कॉमा इज माई सिस्टर। यहाँ पे हु इज स्टैंडिंग देयर से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी आपको इस सेंटेंस में लिख करके बताया आई कॉमा एक्स वाई जेड कॉमा एम ए टीचर। इसका मतलब एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग इज मत लगाइएगा, कॉमा लिखी हुई चीज से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। द डॉग कॉमा विच इज ब्लैक इन कलर कॉमा इज माई पेट। इसका मतलब डॉग के अकॉर्डिंग आपने इज लगा दिया, आपका विच इज ब्लैक इन कलर से कुछ भी लेना देना नहीं था। उसी तरह यहाँ पर एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग इज एम आर मत लगाइएगा, यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग एम लगाइएगा। उसके बाद कुछ चीजें जो पेयर में लिखी होती हैं, जैसे कई बार स्कूल्स में कहा जाता है कि यहाँ पर मारना और डांटना अलाउड नहीं है। इसका मतलब जो मैनेजमेंट है उसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे पनिशमेंट अलाउड नहीं है और ये दोनों पनिशमेंट का ही एक पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर इज लिख दिया। जैसा कि आपने अभी पिछले वाले हमारे वीडियो के भाग में भी देखा था स्लो एंड स्टडी जो एक टॉर्टोइस के लिए लिखा था, उसी तरह स्कोल्डिंग एंड बीटिंग ये पनिशमेंट के लिए लिखा हुआ है, इसीलिए ऐसे कॉम्बिनेशन वाले शब्दों के साथ आप इज हमेशा लगाएंगे, सिंगुलर हमेशा लगाएंगे। उसके बाद ऑल, ये ऑल बहुत टिपिकल वर्ड है दोस्तों, इसकी तरफ बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ऑल के बाद लिखा हुआ है प्लूरल तो आएगा आर, अगर ऑल के बाद लिखा हुआ है सिंगुलर तब आएगा इज। जैसे ऑल द बिल्डिंग्स आर हाई, इसका मतलब यहाँ की सारी इमारतें बहुत ऊंची हैं। ऑल द वेल्थ इज रीगेन्ड, यानी कि जितना भी पैसा आपके पास था आपने वो दोबारा हासिल कर लिया है। ऑल द ऑनर इज गेन्ड या इज रीगेन्ड, इसका मतलब जितना भी ऑनर आपका था वो दोबारा से आपको हासिल हो चुका है। तो कभी भी ऑल देखकर सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड मत करिएगा। अगर ऑल के बाद प्लूरल तो आगे वर्ब भी प्लूरल, अगर ऑल के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर तो आगे वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। उसी तरह सम, देखिए सम एप्पल्स आर रॉटन, इसका मतलब कुछ एप्पल सड़ रहे हैं या खराब हैं। सम गोल्ड इज स्टोलन, कुछ गोल्ड चोरी हो चुका है या चोरी हुआ है। इसका मतलब सम के बाद भी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लिखिए, अगर वर्ब सिंगुलर है तो वहां पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद मैनी ऑफ, अ फ्यू ऑफ, टू ऑफ, सेवरल ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, इनको जब कभी भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत में लिखा हुआ पाते हैं तो वहां पर बिना देखे सोचे समझे आप प्लूरल वर्ब सप्लाई कर दें, क्योंकि इनकी शुरुआत में लगे होने का मतलब ये होता है कि आगे जो वर्ब लगने वाला है वो प्लूरल लगेगा। उसके बाद सेवन सेंटेंस, जब कभी भी आपको इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिल जाए, मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन बिल्डिंग, मोर देन वन डॉग, इस तरह की कुछ कहानी लिखी हुई मिल जाए, मोर देन शुरुआत में ही आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ दिखाई दे, वहां पर आपको बिना देखे समझे सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर वर्ब लिखना है। दोस्तों ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जो पीछे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये सेंटेंस वहां पर से उठा करके आपके लिए लिख दिए गए हैं ताकि आगे चल करके अगर ऐसे सेंटेंसेस का रिपीटेशन किसी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है या किसी और एकेडमिक एग्जाम में होता है, तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल से याद रहे कि ये एग्जाम्पल मैंने वहां पे इस तरह का पढ़ा था। वीडियो बनने में भी 2 दिन की देरी इसीलिए हुई है क्योंकि इन सेंटेंसेस को इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो आप इन सेंटेंसेस को इसी तरह से अपने ब्रेन में बैठा लीजिएगा, किसी एक कॉपी में लिख लीजिएगा और बाद में किसी एग्जाम से पहले इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा द रिच आर। जब कभी भी किसी एक शब्द से किसी पूरी जेंट्री के बारे में, किसी पूरे ग्रुप के बारे में बात की जाती है, या ये मैं कहूं कि रिच एक एडजेक्टिव होता है, जब किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगाया जाता है तो वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। उसके बाद 9 सेंटेंस एक और कॉम्पिटिशन से लिया हुआ, अ हाफ ऑफ। जब कभी भी इस तरह से अ हाफ ऑफ आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो हाफ ऑफ के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर अ हाफ ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगाइएगा। इसका मतलब अ हाफ ऑफ से आपका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर ए हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर वर्ब प्लूरल है तो वहां पर ए हाफ ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट लगा हुआ होना चाहिए। अब आगे परसेंटेज वाली बात। अभी हमने बात करी थी कि अगर 2/3, 1/4 इस तरह से लिखा होता है परसेंटेज का, तो वो ये डिपेंड करता है कि आगे 1/4 ऑफ बिल्डिंग्स लिखा है तो प्लूरल, 1/4 ऑफ मनी लिखा है तो सिंगुलर। पर यहां पर अगर कहीं भी द परसेंटेज ऑफ लिखा है तो आपको सिंगुलर और प्लूरल सोचना ही नहीं है। द परसेंटेज ऑफ के बाद आप कोशिश करके यहां पर सिंगुलर वर्ब फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद वन आफ्टर अनदर हैज पास्ड। दोस्तों ये सेंटेंस आपको देखना है। जब हम किसी प्रेपोजिशन के आगे पीछे एक ही सब्जेक्ट की बात करते हैं, एक ही नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे कार आफ्टर कार वॉज पासिंग, कार के बाद कार जा रही थी, तो आपको वहां पे वर नहीं लिखना है कि इतनी सारी कारें जा रही थी तो मैं वर लिख दूं। उसी तरह यहां पर 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा भी पास हो गया था, तो यहां पर ये जो 1 आवर है उसके बीच में एक प्रेपोजिशन लग गया और प्रेपोजिशन के बाद फिर से हमने दूसरे 1 आवर की बात कर ली, तो इस केस में आपके पास जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। जब कभी भी किसी प्रेपोजिशन को बीच में रख करके उसके आगे पीछे एक ही नाउन या प्रोनाउन की बात की जाए, वहां पर जो वर्ब लगना है आपका वो अकॉर्डिंग टू एक ही सेंटेंस के, एक ही सब्जेक्ट के लगना है। उसके बाद नथिंग बट। जब कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत में आपको नथिंग लिखा हुआ मिल जाए और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, तो बाकी कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिंगुलर वर्ब लगा दें। यानी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज सीन, नथिंग इज विजिबल, नथिंग इज हर्ड। बीच में जो बट एंड इस तरह की कुछ चीज लगी हुई है उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। उसी तरह केटल, शीप, फिश, हेयर। दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। दिखने में आपको एक सिंगुलर वर्ड ये महसूस होगा, पर आपको पता है कि कैटल कई सारे झुंड को कहते हैं जिनमें कई तरह के जानवर होते हैं। तो गाय, भैंस, इस तरह के पशु जब कैटल वर्ड से हम डिनोट करते हैं तो वहां पर आपको आर लगाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी क्लास के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों उसके बाद जब कभी भी वन ऑफ, ये शुरुआत में ही आपके पास वन ऑफ आ जाए परसेंटेज ऑफ की तरह, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाइएगा। फिर चाहे आगे प्लूरल वर्ड क्यों ना लिखा हो, आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो वन ऑफ है उसकी शुरुआत में लगने का मतलब ही होता है कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो सिंगुलर लगना है। हमारा लास्ट सेंटेंस ये कहता है दोस्तों, द मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल, पर खाली मेजॉरिटी हमेशा सिंगुलर। ये भी बहुत ध्यान रखने लायक चीज है, क्योंकि हम कई बार द मेजॉरिटी पढ़ के अपना सेंटेंस लिख देते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि द मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल होता है और द मेजॉरिटी अकेला सिंगुलर होता है। तो आज अपने इन वीडियोस में हमने ये देखा कि कैसे कुछ सब्जेक्ट दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और उनके साथ वर्ब सप्लाई करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे मार्क्स इन तरह के सेंटेंसेस में कट जाते हैं। आप लोगों में से जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा उसको अपने एक एक मार्क्स की वैल्यू पता होगी,
क्योंकि कई बार 0.25 मार्क्स से भी मेरिट में हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए एक एक सेंटेंस का सही होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो के बाद हमने अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक खत्म कर लिया है दोस्तों। बहुत जल्दी ही हम कुछ और बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ इन क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।